नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपके पेपर भी जितने लोगों का हुआ अच्छा हुआ होगा, बाकी का भी अच्छा हो रहा होगा। जिस तरीके से हमने सीजीएल आपने देखा था रोज 25 क्वेश्चन दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से हम सीएचएसएल के लिए भी दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सीजीएल में भी काम आएंगे जिन बच्चों को सीजीएल नहीं हुआ है, और इसमें टॉपिक वाइज दे रहे हैं। जैसे आज आप देखेंगे परसेंटेज है, इसी तरीके से ये सिक्वेंस वाइज आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस हिसाब से भी प्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए यह मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालना शुरू किया इस चैनल। थोड़े ऐसे सवाल करते हैं जहाँ पे 3 नंबर्स या 4 नंबर्स की बात हो रही है। सवाल कह रहा है कि टू नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन ए थर्ड नंबर। बाय हाउ मच परसेंटेज द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज टू गेट फर्स्ट नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 50% 75% कम है, तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। देखो भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो अब कंपैरिजन सिर्फ तीसरी संख्या से, तो वो जो तीसरी संख्या है, सोचो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, इससे आप क्या समझते हो? निर्मल बाबा की तीसरी आंख, ठीक है, मैंने मान ली वो तीसरी संख्या 100 है, थर्ड नंबर, क्योंकि उन्हीं की खुली थी, बाकी हम सबकी तो दो ही है। थर्ड नंबर है ये। अब तीसरी संख्या से 50% कम अगर कोई है संख्या तो वो 50 ही है, और अगर कोई 75% कम है तो वो 25 है। यानी कि पहली ये और दूसरी है। पहली दूसरी का ही चक्कर है जी, समझ में आता है, उसके बाद तो फिर सब भूल जाते हैं। पहली दूसरी। अब दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि पहली संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए? तो मैंने कहा 25 बढ़ाना पड़ेगा 25 पे, 25 पे 25 बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100%। यानी पूरी की पूरी वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर 12.5 बढ़ाना होता तो मैं कह देता 50%, 5 बढ़ाना होता तो मैं कह देता 20%, लेकिन अभी यहाँ क्या करना होगा? पूरा का पूरा बढ़ाना। देखिए सवाल ये कह रहा है कि इफ a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b बराबर 2% ऑफ ab, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2a ऑफ 3b, ये बताना है। a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b, a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b, तो परसेंट से परसेंट तो कट रहा है। a ऑफ a मतलब कि a स्क्वायर, b ऑफ b मतलब कि b स्क्वायर, और ये 2ab इधर आएगा तो -2ab बराबर 0। यहां से मुझे पता चल गया कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0, यानी a किसके बराबर होता है? a किसके बराबर होता है? b के। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0, तो a बराबर b आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि परसेंट ऑफ 2a इज 3b, 3b किसके बराबर है? व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b। हम चाहें तो जैसे a और b यहाँ बराबर हैं तो हम एक एक भी ले सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने हमें कहा है कि अगर मैं एक एक ये ले लेता हूं तो 2 का कितना परसेंट? 3 है, तो पता तो चल रहा है 150% है, बट फिर भी निकालेंगे कैसे? तो आप ऐसे लिखिए 3b का 2a और कितना परसेंट है इंटू 1। ये तो पूछ रहे 3b का 2a कितना परसेंट है। 3b का 2a 100 का कितना होगा? a बाई b दोनों इक्वल हैं तो कट जाएगा। ये मैंने गलत तो नहीं लिखा? वाट, अच्छा 2a का परसेंट पूछा है तो 2a नीचे आएगा, माफी चाहता हूँ। 3b 2a का कितना परसेंट है? 3b 2a का कितना परसेंट है, तो जिसका पूछ रहा है वो नीचे आएगा। तो b और a कट गए, ये कितना आ गया? 150%। आप चाहते तो यहां से a और b बराबर थे, इसको 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी मान सकते थे। तो सवाल ये था कि यदि किसी भिन्न को वर्ग करने के पश्चात, ये बड़े ध्यान से समझना, एक बात बड़े ध्यान से समझना, यदि किसी भिन्न का वर्ग करने के पश्चात उसके अंश में 25% वृद्धि की जाए तथा हर को उसके 80% तक किया जाए, तो नई भिन्न मूल का 5/8 गुना है, तो मूल भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या हो? देखिए किसी भिन्न को वर्ग करने के पश्चात उसके अंश में 25% की वृद्धि की तथा हर को उसके 80% तक किया, और उसके बाद नई भिन्न मूल का 5/8 गुना है। सिंपल सी बात है, मैंने जैसे भी बताया आपको कि मैं इस बार 10x ले रहा हूं भिन्न को और फिर 10y ले रहा हूं, एक तरीके से x/y ले रहा हूं, ठीक है। जब आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? 100x स्क्वायर और 100y स्क्वायर बराबर
100x² बटे 100y² बराबर 5/8 गुना है, 5/8 गुना किसका है? नहीं अभी नहीं सॉरी, माफी चाहता हूं, क्योंकि वर्ग करने के पश्चात तो इन्होंने इसको 25% बढ़ाया है, तो 25% बढ़ाने के बाद ये कितना होगा? 125x²। इसको 80% तक किया है, यानी 80% ना कम किया ना बढ़ाया, 80% तक किया है, तो इसका 80% कितना होगा? 80y²। और वो किसके बराबर है? जो ओरिजिनल भिन्न थी 10x बटे 10y, उसका 5/8 है। ये दिया हुआ है सवाल, यही दिया है। अब मैं यहां से x/y निकाल लेता हूं, तो आप कहेंगे जी x से y से ये कटेगा, स्क्वायर कटेगा, 10 से 10 कटेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 से 25 बार कटेगा, 8 से 10 बार कटेगा, ये उधर जाएगा तो x बटे वाई कितना होगा? 10/25। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 2/5। ये आ जाएगी। इसने कहा है अंश और हर का गुणनफल बताओ, तो हमने भिन्न को एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले गए और उसके बाद अंश और हर का गुणनफल कर दिया। वॉइस लैग हो रहा है, फिर से एक बार वॉइस चेक कर लेना, वॉइस लैग हो रहा है क्या? घबराओ मत, टेंशन मत लो, कोई वॉइस लैग नहीं होगा। अच्छे वॉइस की टांगें तोड़ दी हैं हमने, मैं आपको बता दूं, अच्छे वॉइस की टांगें तोड़ दी हैं हमने। फिर से बता रहा हूं, मैंने इस सवाल में क्या किया, मैंने स्क्वायर करने के बाद भिन्न को माना 100x², 100y², भिन्न x बटे y थी, 25% बढ़ाया, 125x², 80% तक किया, 80y², तो 25 और 10 हो गया कटपिट के, क्योंकि ये ओरिजिनल भिन्न का 5/8 थी, तो वहां से x बटे y 2/5 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। सर प्लीज साइड हो जाओ, सॉल्यूशन कीजिएगा। सर उसे मैंने बहुत खिलाया, सर आप सही कह रहे हो, खाना जानती थी वो, बस यूज मेरे पैसे प्यारा था। MTS 2020 से आज शुरुआत हो रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों का कम से कम इतना लेवल बढ़ गया है कि वो MTS को समझ पा रहे हैं और चीजें कर पा रहे हैं। देखो भाई, यार लड़के मन लगा के पढ़ते नहीं है, मैंने ये तो देखा है, लड़के मन लगा के नहीं पढ़ते क्योंकि उनको क्लास की लड़कियों को इम्प्रेस करना है, और लड़कियां इसलिए मन लगा के नहीं पढ़ रही, उनको लग रहा है कि कोई इम्प्रेस होकर ऑलरेडी बैठा हुआ है जो मन लगा के पढ़ रहा है। बहुत टिपिकल कहानी है जी। कंसोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले तो कंपैरिजन किससे करा रहा है? व्यंजन से। व्यंजन क्या होता है भाई? जो नॉर्मल होता है, जैसे C N A I E O U, ये सब वॉवल होते। यार ये हमें कभी नहीं पढ़ाया गया स्कूल में, आया ही नहीं कभी, इसकी शुरुआत ही नहीं हुई वॉवल की, क्योंकि हमने 6ठी क्लास में अंग्रेजी डायरेक्ट सीखी। तो वावल हो गया, जो भी है। अब इसमें क्या है, हमें गिनना है कि भाई कौन कौन से हैं व्यंजन, व्यंजन का प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। तो 1 2 3 4 5 6 कह सकता हूं मैं, 6 कंसोनेंट है इसमें, कंसोनेंट, ठीक है, 6 कंसोनेंट। वोवल क्या होंगे? वोवल 1 2 3, बस 3 वोवल है। तो ये इसका कितना है? हाफ है, आधा ही है, 3/6 गुणा 100। बट अभी इन्होंने यूनिक वोवल नहीं पूछा, यूनिक से मतलब भी नहीं है। कम कितना है वही इन्होंने पूछा है कि कितना कम है, तो 3 कम है 6 पे। ये 3 नहीं पूछा कि 3 कितना है, कितना कम है, 6 पे 3 कम है। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 आता, ये जानना जरूरी है। 50%। बोलो भाई, कई बच्चे डी बता रहे हैं, डी कैसे बता रहे हैं आप? 3 वोवल आ रहे हैं ना इसमें, इन्होंने डिफरेंट वोवल की बात नहीं की। अगर मैं वोवल की बात करूं तो 3 आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, आपको ये समझना होगा, व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ वोवल्स इन द वर्ड एंड द, नहीं इंग्लिश में अलग लिखा हुआ सवाल, इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में कह रहा है कि वाई व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड, द नंबर ऑफ कंसोनेंट लेस देन द परसेंटेज ऑफ कंसोनेंट इन इट। दोनों की परसेंटेज अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा है इंग्लिश में, हिंदी में अलग है सवाल। अगर हिंदी के हिसाब से देखूं तो आंसर ये है, इंग्लिश के हिसाब से देखूं तो क्या होगा कि पहले मुझे कंसोनेंट परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो कंसोनेंट कितने हैं? 6, और टोटल वर्ड कितने हैं? 9।
यानी 2/3 66.66%। अगर मैं कहूँ वोवल कितना है तो वोवल 3/9 1/3 33.33%। और ये परसेंटेज कितना कम है तो 33 सही इंग्लिश के हिसाब से। इंग्लिश के हिसाब से अलग उत्तर है, हिंदी के हिसाब से अलग उत्तर है। वाई what percent is the percentage of number of vowels in the word the number of consonant is less than। अलग ही लेवल का सवाल है, मतलब तब भी 50%। ठीक है, जो आपको ठीक लगे छोड़ दो, एक आध सवाल कभी कभी ऐसा फंस जाए, पता नहीं अब कितना सही लिखा है कितना नहीं लिखा है, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, कि एक दो और छोटे सवाल देख लीजिए जिनमें 2 बार ऐसा हो रहा है कि वृद्धि हो रही है। जैसे ये करा है कि डीजल के दाम में हर साल 5% बढ़ रहा है। 5% का मतलब ही होता है 1/20, यही होता है 5%। 5/100 1/20। तो मैंने कहा डीजल का दाम अगर 80 था तो एक साल में कितना बढ़ेगा, तो आपने कहा 1/20 यानी कि 4 बढ़े। कितना हो जाएगा 84। 80 से 1/20 बढ़ेगा 4, कितना हो जाएगा 84। कह सकते हैं इस बात को। उसके बाद हमने कहा कि फिर 1/20 बढ़ेगा, तो आपने कहा जी 1/20 इस बार क्या होगा, 20 चौक 80 4.2 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा 88.2। अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं, आगे हम इन चीजों के और भी खतरनाक और बड़े तरीके जानेंगे। मैंने इसीलिए बेसिक क्लास को आज भी कंटिन्यू किया, क्योंकि ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल इन्हीं पे आया, चाहे मेंस में आया चाहे प्री पे आया। मेरठ से राम राम कर रहा है शुभम पंडित खिवई। 180 का x% x प्लस 350 से 25% कम है, तो x प्लस 50 का 18% x के 12% से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है। सोचिए एमटीएस में आया, और एमटीएस में अगर कोई सवाल आता है तो उसका अपने आप में एक स्तर होता है। 180 का x%, बड़ा सिंपल है 180 का x% निकालना। तो मैं सीधे कह सकता हूं कि 180 का x% यानी x और परसेंट, समझना मेरी बात को, बराबर। अब x प्लस 350 से 75% कम है, यानी अगर कोई चीज किसी से 25% कम है, यानी वो चीज कितनी है, तो आप कहेंगे जी वो चीज 75% है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप देखो मैं कितने फोके हाथों से करता हूं। आप दुनिया कोई सवाल मेरे पास ले आएंगे, मेरा कंसेप्ट इतना क्लियर है कि मैं किसी सवाल में घूमूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई तरीके याद थोड़ी करे हैं। मैंने तो ये तरीके बनाए हैं, मैंने ये तरीके याद नहीं किए, मैंने इन तरीकों को इजाद किया है, बनाए हैं ये तरीके मैंने। तो इन तरीकों को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपने देखा 180 का x% यानी 180 इंटू x%, और x प्लस 350 का 75%, 75%, बात खत्म हो। ये बात क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। अरे आप खुद देखो कि अगर कोई चीज 100 है, 100% है, आप कह रहे हो कि जी उससे ये 25% कम है। 100 पे 25 कम होने का मतलब यानी कि वो 75% है। आप देखो मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं एक एक चीज आपके दिल और दिमाग में उतारना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम स्टेप लें, वरना आप सिलेक्शन की तरफ नहीं है। अगर आप बहुत स्टेप बढ़ा रहे हैं, x/100 और इन सब में टाइम लगा रहे हैं, तो अब आपने देखा कि जी ये परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा। बड़ी आसान है हमारे लिए राह कि हमने परसेंट से परसेंट काट दिया। बाकी भी हम 5 से इसको काट सकते हैं, 36 बार कटेगा। 5 से इसको 15 बार काट सकते हैं। फिर हमने 3 से भी काट लिया, 3 पंजे 15, और ये 12 बार कट गया। तो हमें पता चला कि ये 5x और ये 12x 7x बराबर आ जाएगा 350 गुणा 5। तो x कितना आ गया 250। क्या x निकालने में बहुत एफर्ट लगा? मुझे नहीं लगता लगा। x निकल आया सबका, बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, अभी तो इस सवाल को पूरा करना है। अभी तो x आया है ना, कोई बात नहीं, x आ गया, यही बड़ी बात है। अब इन्होंने कहा है x प्लस 50 यानी 250 प्लस 50 300 का 18% निकलवाया है इन्होंने। तो 300 का 18% कितना होगा, 18 तिया 54, ये 54 होगा। अब x के 12% से कितना प्रतिशत अधिक है? अब x का 12% यानी 250 का 12% कितना होगा, तो मैं समझ गया 12/100 करूंगा, 2.5 को 12 से गुणा करूंगा, 30 आ जाएगा। कितना कम है ये बताना है। से x के 12% से कितना परसेंट अधिक है,
तुलना किससे हो रही है भाई? तो आप कहेंगे जी तुलना इससे हो रही है। ये कितना अधिक है जी? 24 अधिक है कितने पे? 30 पे। 100 पे कितना होगा जी? 0 से 0 कट गई, 3 अट्ठे 24, 80% अधिक। क्या ऑप्शन में 80% है? हाँ जी, भाग के है। बताओ मुझे क्या मुश्किल हो रही है करने में? बताओ भाई। एक बार ये सवाल कर लीजिए। ये कह रहा संख्या ए का 11/5 संख्या बी का 22% है। ए का 11/5, देखो लिख देंगे ए का 11/5 बराबर है बी का 22%, बराबर है बी का 22%। ये कह सकते हैं कि नहीं? ए का 11/5 बराबर है बी का 22%। ठीक है। संख्या बी एक तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है यदि सी का मान दिया हुआ है। इन्होंने सी का मान भी दिया हुआ है, कितना है? 5500। और अगर हमें सी का 2.5% निकालना है तो बी निकल आएगी, और वो कितना होगा? 2.5%, 55 गुणा 2.5%। से मैंने दोनों जीरो मिटा दिए, बी का मान आ गया मेरे पास। अगर मेरे पास बी का मान आ गया तो यहां से मैं बता सकता हूँ क्या ये कितना है भाई? तो आप कहेंगे जी बी का 22% मतलब 11/50। मुझे दिख गया कि 11 से 11 कट गया, ए बराबर कितना आ रहा है? 10 बी आ रहा है। और अगर 10 बी की वैल्यू यहाँ रख दूं तो ये 55 गुणा 25 आ गया। ए कितना आ गया? 55 गुणा 25। इन्होंने कहा है कि ए के 40%, बड़ा अलग सवाल है, ए के 40% और बी के 20% का योग क्या है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए का 40% यानी कि 2/5 कितना होगा? 22 गुणा 25। सवाल गलत है, हम गलत कर रहे हैं? क्या आ रहा है सबका उत्तर? इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है सबका? सब 10 होगा। जैसे हमने 2.5% निकाला है तो 2.5/100 55 गुणा 2.5 आ गया। 55 गुणा 2.5। अब हमने ये काटा, 11/50 किया तो 11 से 11 कट गया। अच्छा, बटे 10 है, सॉरी उल्टा हो गया। 5 उधर जाएगा तो ये b/10 आ रहा है, b/10। और b/10 करेंगे तो ये आ गया जी 5.5 इंटू 2.5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2/5 जब इसका करूंगा तो 2/5 कितना आ जाएगा? 2.2 गुणा 2.5, ये आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है बी का 20%। अगर मैं बी का 20% निकालूं, इसका जोड़ करना है ना, तो 11 गुणा 2.5 आ रहा है, यही आएगा। 20% मतलब 1/5, 11 गुणा 2.5। अब मुझे ये जोड़ना है दोनों, अब मुझे ये दोनों जोड़ने हैं। तो मैंने क्या किया? 11 और गुणा 2.5 कॉमन ले लिया। तो आप कहेंगे 11 कॉमन लूंगा तो ये 0.2 प्लस 1 आ जाएगा, यानी 1.2 आ जाएगा। 1.2 को मैं 2.5 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा, यानी उत्तर कितना होगा? बहुत ही घटिया और बाहियात कह सकता हूं मैं सवाल है, लेकिन एमटीएस 2020 में आया है। और एमटीएस हमेशा लंबे कैलकुलेटिव सवाल पूछने के लिए जाना जाता है। वो हमेशा ऐसे ही गंदे और कैलकुलेटिव सवाल पूछते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं उनका। आप बताइए अगर कोई डाउट है आपको तो। 10 मिनट वज्रासन किया करिए खाना खाने के बाद। वज्रासन सीख लेंगे आज यूट्यूब से, कोई बात नहीं भाई। ये सवाल में देखिए क्या था, सवाल ये कह रहा था कि सी संख्या 5500 है तो 5500 और बी उसका 2.5% है, तो 2.5% का मतलब हो गया जी, गुणा कर दो 2.5/100 से। हमने 2.5/100 से गुणा किया तो बी कितना आ गया? 55 गुणा 2.5। कितना आ गया? 55 गुणा 2.5। ठीक है। अब अगर ये 55 गुणा 2.5 है बी, तो ए का 11/5, बी का 22%, तो यहां से ए बराबर पता चला b/10 है, b/10 है। अब मुझे a बराबर b/10 था, तो मैंने कहा कि या b किसके बराबर था? 10a के बराबर था। बात एक ही थी, किसके बराबर था? 10a के बराबर था। तो हम ये भी कर सकते थे कि हम तो एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, जैसे आपने ये निकाला है यहाँ पे, तो आपको पता चल गया कि ये है, तो आपने b कितना कर लिया? 10a, 10a कर लिया आपने b।
अब आप कह रहे हो कि ए का 40%, ए का 40%, या इसको मैं ये कह दूं कि भाई ए किसके बराबर है 0.1 बी, यही है 0.1 बी। तो हमसे जो सवाल में पूछ रहा है वो ए का 40% यानी इसका 40% कितना होगा 0.04 बी, यही होगा इसका 40% 0.04 बी, प्लस बी का 20% कितना होगा 0.2 बी। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये आ गया 0.24 बी, ये आ गया 0.24 बी। अब बी का मान तो मुझे पता ही है, तो 0.24 गुणा 55 गुणा 2.5, मैं समझ गया कि ये कितना आएगा। इन दोनों को गुणा करूं तो 24 दूनी 48 और 12 60, 0.6 आ जाएगा गुणा 55। 0.6 को 55 से गुणा करेंगे 33 मिल जाएगा। बट कैलकुलेशन फिर भी उतनी ही है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन कोई बहुत कम हो गई। बट देख लो आपको जैसे ठीक लगता है, बट इतना करना पड़ेगा। और एमटीएस में आया, सोचो लेंथी सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन के नाम पे डरा रहा है कि कैलकुलेशन को मुश्किल कर दिया है। तो अब आप सोचोगे कि क्या ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, तो हम तो डर जाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे सवाल भी दिखा रहा हूं जो आपका डर भगाएंगे, और आप देखोगे कि ये सवाल कितने खूबसूरत एग्जाम में आए हैं। ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट है। देखिए इतना महाबाह्य सवाल पूछा है मेंस 2019 में। 60% कम है यानी कि ये 5, तो 3 कम है तो 2 है। ए की आय बी की आय से 60% कम है यानी 5 है, तो वो 3 कम है तो 2 है। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी ये बताना है। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जी अधिक कितनी है 3, और किससे कंपैरिजन हो रहा है 2 से। तो 2 पे 3 अधिक है, 100 पे कितनी होगी 150% इज द करेक्ट आंसर। एमटीएस का सवाल देख लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम एमटीएस के सवाल दिल तो खुश कर देते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही टुच्चे टुच्चे। सर एसएससी इतना बस लेवल क्यों पूछ देता है और बैंकिंग टफ ऐसे क्यों? वही है यार, इससे पता क्या होता है कि बच्चे को हम ये नहीं पता कर पाते कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन नकली है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि बच्चे की पहचान नहीं हो पाती इस केस में, कि बच्चे का लेवल क्या है, किस तरीके का लेवल है। दो संख्याएं x और y हैं, x का 40% y के 60% के बराबर है, तो मैं सीधे लिख सकता हूं x का 40%, से परसेंट डायरेक्ट काट ले रहा हूं, लिख ही नहीं रहा कुछ, और 60 यानी x बटे y कितना होगा 3/2। x बटे y कितना होगा 3/2। x और y का औसत, अगर मैं दो संख्याओं के औसत की बात करूं, दो संख्याओं के औसत की बात करूं तो वो कितना होगा, 3 और 2 का औसत 2.5, और उस 2.5 की वैल्यू सवाल में 225 है। हमसे सवाल में इस एक की वैल्यू पूछ रहा है जो अंतर है, तो 2.5 से मैंने भाग किया तो 9 बार कटता 25 होता, लेकिन 2.5 है तो 90 बार कटेगा। तो अंतर कितना आ गया जी 90 आ गया। क्या सबका उत्तर आ गया था 90? कुछ भी नहीं था सवाल में, जैसे जैसे बोल रहा था मैंने वैसे वैसे किया। मैंने कहा x का 40%, y का 60%, x बटे y 3/2, अंतर निकाला 90 आ गया, बात खत्म। इसके बाद वाला भी अच्छा सवाल है, पहले ये कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे सवाल ही पेपर में आ रहे हैं, कुछ नया आ ही नहीं रहा पेपर में दोस्त। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या यानी मैंने b मान लिया, और किसी संख्या में अगर 4% की कमी होगी तो वो 96% हो जाएगी या नहीं, बताओ। एक संख्या b थी बड़ी, b फॉर बड़ी मान ली मैंने, और 4% की कमी होगी तो 96% हो जाएगा। छोटी संख्या में, छोटी संख्या मैंने a मान ली, 12% की वृद्धि होगी तो 112% लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको पता चला, यहाँ से आपको पता चला अगर हम भाग लगा दें 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, यानी यहाँ से हमें पता चला कि a/b बराबर 6/7, यही पता चला। अब इन्होंने दोनों संख्याओं का योग दिया है 13, और 13 की वैल्यू सवाल में 520 है। एक की कितनी होगी 40, और अगर एक की 40 है तो 6 की कितनी होगी 240। आपने देखा कि 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे और मैडम बैठ बोलेरो में, फिर हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। अगला सवाल जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। एक बार अगले सवाल पे फोकस करते हैं।
आप ये सवाल देखिए, कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं, अब जो देखने में बड़े होंगे, मुश्किल लगेंगे। ये कह रहा है कि 2 क्यूब्स ऑफ ब्रॉन्ज, कांस के 2 घन हैं जिनका कुल भार 60 केजी है। यदि पहले में शुद्ध जिंक की मात्रा 10 केजी तथा दूसरे में शुद्ध जिंक की मात्रा 8 केजी, यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले से 15% अधिक है, तो पहले घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। कांस के 2 घनों का कुल भार 60 केजी है। यदि पहले घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 10 केजी तथा दूसरे घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 8 केजी। 2 घन है जिनका कुल भार दिया हुआ है, ये एक है और ये दूसरा है। इन्होंने क्या हुआ है, पहले में बोला हुआ है कि प्योर जिंक कितना है, 10 केजी। सिर्फ जिंक की बात करें तो पहले में कितना है, 10 केजी, और दूसरे में शुद्ध जिंक की मात्रा कितनी है, 8 केजी, ये भी दिया हुआ है। अब इन्होंने एक और बात कही, यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन से 15% अधिक है, पहले घन से 15% अधिक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रॉन्ज इफ द सेकंड पीस कंटेन्स 15% मोर जिंक देन द फर्स्ट। कोई बताएगा? 25%। कैसे निकाला? तुक्का मत मानना। कैसे निकाला धोंदियाल? आप तुक्का मारते हो अकेले आप, और तो कोई करता भी नहीं है। यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन से 15% अधिक है, मात्रा पहले घन से 15% अधिक है। सर क्वेश्चन में कुछ लोचा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। व्हाट द परसेंट ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रॉन्ज इफ द सेकंड पीस कंटेन्स 15% मोर जिंक देन द फर्स्ट। देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल लग रहा है, बट देख लेते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि अगर ये x केजी था तो ये 60 माइनस एक्स केजी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका परसेंटेज बेसिकली ये कितना है, 10/x। तो 10/x पहले वाले में क्या रखा है ना, नहीं दूसरे वाले में, सेकेंड पीस कंटेन्स, दूसरा वाला कितना है, 8/60 माइनस एक्स, और ये 15% अधिक है दूसरे वाला, 15 अधिक है। 15% का मतलब अगर ये 20 है तो ये 23 है, ये मैं कह रहा हूं। तो 10 से कितनी बार भाग लगेगा भाई, 2 बार लग जाएगा सीधे। 60 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा, खाली 8, दोनों 16/23, और ये x, 23 छिक्के 138, 1380 बराबर 16x, और 23x कितना होगा, 39x। गलत लग रहा सवाल मुझे तो, बात बनती नहीं दिख रही, बात बनती दिख नहीं रही। थोड़ा मैं तो कहूंगा कि करेक्शन कर लो सवाल में, कर तो हम ठीक रहे, 15% ज्यादा है, मतलब वही है कि थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन क्या कर लेते हैं कि दूसरे घन में जिंक की परसेंटेज, ऐसे लिख लो, दूसरे में जिंक की परसेंटेज मात्रा पहले घन से 15% अधिक है। ठीक है, ये परसेंटेज है, ऐसे लिख लो, द सेकेंड पीस कंटेन्स 15% मोर जिंक देन द फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं पहले वाले में परसेंटेज निकालूं तो कितनी होगी आप बताओ, तो आप कहोगे दूसरे वाले में निकाल लेते हैं पहले, 8/60 माइनस एक्स, इसमें 15% ज्यादा है। पहले वाले में कितनी है, 10/x, और ये किसके बराबर है, 15% के बराबर है, यानी 15/100। बात तो एक ही थी, हम जैसे कर रहे थे वो भी एक ही बात थी, 15% ज्यादा है, परसेंट निकालना है ना हमने, तो 15 निकाल लिया हमने। 8/60 माइनस एक्स, फ्रैक्शन निकाल दिया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से अब कितना आ जाएगा, मैंने एलसीएम ले लिया x। बहुत गंदा सवाल है यार ये, सोचा नहीं था हमने कभी इतना गंदा आ जाएगा। 8x माइनस 10 से गुणा करेंगे तो 600 प्लस 10x बराबर 15/100। 18x माइनस 100। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन से चले जाए। तो पूछा क्या है कि व्हाट द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस, आपसे x की वैल्यू ही पूछी है बेसिकली। बहुत गंदा सा आ रहा है ना सवाल।
25 तो फिर भी नहीं आएगा इसका उत्तर। मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 25 मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, देखते हैं। बाकी हमने क्या किया, 100 से गुणा करेंगे, ये कितना बच रहा है 3/20। 3/20 ये कितना आ रहा है 18x है, तो 3 से इसको भी काट लेते हैं। 18 का मतलब खाली 6x बचेगा माइनस 200 बटे x इंटू 60 माइनस एक्स। 3 से कट गया। अब 20 से गुणा की तो 120x माइनस 4000 बराबर 60x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 60x माइनस 4000 बराबर 0। यही बन रही है इक्वेशन भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 4000। तो मैंने इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर आ गए x प्लस 100 और x माइनस 40 बराबर 0। तो x कितना आ गया 40 आ गया, x 40 आ गया यहाँ से। अब x अगर 40 है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये कितना है 40। तो इसने यही पूछा था कि 10 40 का कितना है, तो 25% आ जाए। बट मुझे लग रहा है कि आकाश को उत्तर याद था इसीलिए उसने जल्दी बता दिया, वरना इतना आसान नहीं था इसको इतनी जल्दी करना। आकाश को उत्तर याद था इसलिए उसने इतनी जल्दी बता दिया, वरना आसान नहीं था। ये किसी एग्जाम में तो आया है सवाल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप खुद देखिएगा किसी किताब में अगर आपको मिल जाए, किसी एग्जाम में आया है। क्योंकि या तो मैंने किसी टेस्ट सीरीज में इसको देखा था, कहीं तो देखा था इस सवाल को। एक बार दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा बता दूं मित्र, सवाल तो गंदा है। देखो सवाल केवल इतना था कि कांस के 2 घन हैं, कुल 60 केजी है एक, तो मैंने एक को x माना, दूसरे को 60 माइनस एक्स। पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 8 है। इन्होंने खुद कहा है कि दूसरे घन में जिंक की परसेंट मात्रा पहले घन में परसेंट मात्रा से 15 अधिक है। दूसरे में 15 अधिक है, तो मैंने पहले वाले में इसका परसेंटेज निकाला, तो 8/60 माइनस एक्स, तो मैं 100 लिखूंगा यहाँ। वो 100 मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं, मैंने परसेंट कहीं लिया ही नहीं। दूसरे में कितनी होगी 10x में, और कितना ज्यादा है 15, 15/100 कर दिया, x का मान निकाल ले। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट एक दो मुश्किल भी करने पड़ेंगे पूरे बैच में, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक दो मुश्किल भी करने पड़ेंगे। एक संख्या को, एक लाइट फ्यूज हो गई है भाई यहाँ पे, देखा आपने मेरी बीच वाली। देख कई बार आपको ऐसा इसलिए भी लगता है कि हम यहाँ ज्यादा बात नहीं करते, पॉसिबल नहीं है ज्यादा बात करना, इसलिए आपको लगता है कि अरे यार कोई मास्टर बात नहीं कर रहा है। जब जरूरत लगती है तब मैं कर लेता हूँ अपने आप। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है। लिखेंगे जैसे जैसे बोला हुआ है कि पहले भाग का 80%, ए का 80% सीधे लिखेंगे बराबर जैसे जैसे बोला है। बी का मैंने संख्या के 2 पार्ट मान लिया, मैंने बोला एक नंबर है और उस नंबर के 2 पार्ट हैं, ए और बी, मान लेते हैं, कोई चारा नहीं है, मानना पड़ेगा। मैंने बोला ए का 80% बराबर बी का 60% और प्लस 3। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। ए का 80% बी का 60% प्लस 3, ये लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं, ए का 80% बी का 60% प्लस 3। सवाल में दोबारा क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 80% फिर बी का 80%, पहले भाग के 90%, ए का 90% प्लस 6 है, प्लस 6 है, बोलो। ए का 80% बराबर बी का 60% प्लस 3, ए का 90% प्लस 6 बराबर बी का 80%, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से 3 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? आप कहेंगे ए का 80% माइनस बी का 60%, यही बोलेंगे। मैंने 3 की वैल्यू निकाल दी, 3 की, सिर्फ 3 की कर सकता हूँ, 3 की इक्वल करना था मुझे। या आप ऐसे समझ लो, अगर 3 की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मत निकालो, तब थोड़ा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे कि मैंने इसको आधा किया 45, ये भी 3 हो गया और ये 40,
अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, बोलो ये तो कर सकता हूं, ऐड कर रहा हूं इनको। आपने कहा जब ऐड करोगे तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कट जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, ए का 125% बराबर होगा बी का 100%। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बाई बी क्या आ जाएगा, ए बाई बी कितना आ जाएगा, 4/5। ए बाई बी कितना आ जाएगा, 4/5। क्लियर है भाई? ए का 80% बराबर बी का 60% प्लस 3, ए का 90% यानी 45 प्लस 6 प्लस बी का 40%, तो ए का 125% बराबर बी का 100%। ए बाई बी कितना आ गया, 4/5। ठीक है, 4/5 आ गया। अब हमने कहा कि भाई इसी को मान लेते हैं हम कि अगर हमारी संख्या ए और बी 4 और 5 होते तो संख्या हमारी 9 होती, हमें 9 की वैल्यू बतानी। तभी एक लड़का बोला कि कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कि देखो पहली जो लाइन है उसी पे चलते हैं। पहले भाग का 80%, इसका 80% कितना था दोस्त, आप कहेंगे 3.2, 8 चौक 32। इस भाग का 60% कितना था, तो आप कहेंगे 3। ये इससे कितना ज्यादा था मित्र, 0.2, और इसकी वैल्यू सवाल में 3 थी, 3 ज्यादा था। जैसे कह रहा था वैसे हमने लिख दिया कि 0.2 की वैल्यू 3 है। अगर 0.2 की वैल्यू 3 है तो 2 की 30 आ जाएगी, पॉइंट हटाऊंगा तो, और 1 की 15 आ जाएगी। अगर 1 की 15 है तो इस 9 की क्या होगी, जो संख्या है 135। यही आंसर। ये बहुत मुश्किल सवालों में से एक था जो पेपर में पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल है। आकाश भाई दोनों पार्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो संख्या ही निकाल दी डायरेक्ट। भाई बताओ। देखिए जैसे जैसे सवाल बोल रहा था, ए का 80% बराबर बी का 60% प्लस 3, ए का 90% प्लस 6, बी का 80% 40, तो ए का 125% बराबर बी का 100%। तो यहाँ से ए बाई बी आ गया 4/5, 9 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। आज कितने घंटे क्लास हुई है टोटल तुम्हारी? एक बच्चा क्या सर आपने 4 और 5 को प्लस क्यों किया? अरे क्योंकि ये संख्या के पार्ट है ना, संख्या का पहला हिस्सा है, ये संख्या का दूसरा हिस्सा है। दो पार्ट थे ना, एक संख्या को दो भागों में बांटा था। हमें तो संख्या पूछी थी लास्ट में, तो दोनों को मिला के बतानी थी 9 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ x इज इंक्रीज बाई 37.5%, x 37.5% बढ़ जाता है, देन फाइंड परसेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। तो y में कितना परसेंट चेंज है ये बताना है। ठीक है, y में कितना परसेंट चेंज है ये बताना है। x y के व्युत्क्रमानुपाती है, इस बात का मतलब क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, यानी x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट। ऐसे केस में क्या होता है, x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट। अब जब x और y कांस्टेंट है तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जैसे अगर मैं इस x को 2 ले रहा हूँ और y को 3, तो ये 2 और 3 है। अगर इसको 3 ले रहा हूँ और इसको 2 ले रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये अगर 2 से 3 हो रहा है तो ये 3 से 2 होगा। यानी पहले वाले को अगर बढ़ाओगे तो दूसरा वाला कम करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहे। तो जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, x और y का मल्टीप्लिकेशन जब कांस्टेंट होता है तब हम ये कहते हैं कि x एंड y के रेशियो इनवर्स होंगे, यानी उल्टे होंगे। इनवर्स होंगे यानी उल्टे होंगे। ठीक है, x और y के रेशियो क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे कि x को 37.5% बढ़ाया जाता है। 37.5% का मतलब क्या है, 3/8 x को। अब अगर मैं x को बढ़ा रहा हूँ, x को मैं 3 से 8 कर रहा हूँ x को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि y को 8 से 3 करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि y को कितना कम करना पड़ रहा है, 5 कितने पे, 8 पे। y को कितना कम करना पड़ रहा है, 5 8 पे। 100 पे कितना करना पड़ेगा, 5/8/100 कितना आ जाएगा। गलत तो नहीं किया हमने सवाल। इन्होंने कहा है कि
x को 37.5%, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, x को 37.5% बढ़ाया जाता है, यानी 8 पे 3 बढ़ाया जाता है, 8 से 11 होता है x, 8 पे 3 बढ़ाया जाता है, 37.5% का मतलब 3/8, 8 पे 3 बढ़ाना यानी 11 करना, तो y कितना होगा 11 से 8, y 11 से 8 है तो ये कितना बचेगा 3, 3/11 गुणा 100, 3/11 गुणा 100, और 3/11 गुणा 100 कितना होगा 27.27%। यही उत्तर है इस सवाल का, 27.27% उत्तर है इस सवाल का। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई, वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि क्या है ये बताना है। देखिए एक्सपेंडिचर जो होता है, किसी भी चीज पे एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस गुणा क्वांटिटी या कंजम्पशन, ये होता है। अरे भाई प्राइस है 10 रुपए किलो, आप 5 किलो लेके आए हो, प्राइस 10 रुपए किलो है। मैंने कहा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बराबर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर कोई चीज 10 रुपए किलो आ रही है, 5 किलो लेके आए हैं तो 10 गुणा 5, 10 उसका प्राइस है, क्वांटिटी 5 है तो 10 गुणा 5 50 हो जाएगा, 50 का मतलब वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि क्या है ये बताना है। तो इन्होंने कहा है कि वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हो रही है, इसमें हम 36% की वृद्धि कर रहे हैं, और इसमें हम 30% की कमी कर रहे हैं, -30%। तो हमसे पूछ रहा है खर्चे पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अभी हमने सीखा, इफेक्ट बराबर होगा 36 -30 प्लस 36 गुणा -30 बटे 100 तो 36 में से 30 गए 6, 36 दिया 108, ये माइनस का 10.8, तो कितना बच गया जी, माइनस का 4.8, यानी कि 4.8% डिक्रीज होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ हमने फॉर्मूला लगा दिया और कुछ किया ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक गोले पे कर लेते हैं। इस पे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, जब तक आप करो। एमटीएस में आया हुआ सवाल है कि जैसे कोई गोला है तो वॉल्यूम जो होता है बेसिकली वो आर की क्यूब पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया किसी भी तरीके का हो, चाहे सरफेस एरिया हो चाहे कुछ भी हो, वो आर स्क्वायर पे करता है। करके बताओ एक बार सवाल। देखो भाई, अब इन्होंने जैसे कहा है ना कि अब जैसे इस सवाल में ना फॉर्मूला लगाना थोड़ा मुश्किल है, मजेदारी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, जैसे मुझे पता है कि ये 1/6 है, ये 1/6 है, तो किसी गोले की त्रिज्या में 1/6 की वृद्धि हुई है, यानी रेडियस कितनी हुई है 6 से 7 हुई है। तो इन्होंने पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, यानी आर स्क्वायर पूछा है, तो आर स्क्वायर क्या होगा 36 से 49 होगा। 36 से 49 होने का मतलब क्या है, 13 बढ़ गया 36 पे। अगर 36 पे 13 बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा 25 गुणा 13/9, 25 थे 75 का 5 हासिल 7, 25 से कम 25 और 7, 325/9, 9 तिया 27, 5 बचेगा, 9 छक्के 54, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 36.1%। क्या किसी बच्चे का आ रहा था उत्तर 36.1% आ रहा था किसी का? सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको करने की कोशिश करिए एक बार। अच्छा सवाल है। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला खर्चा पहले की तुलना में केवल 19% अधिक है। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है ये बताना। करिए कोशिश निकालने की, फॉर्मूले से निकालिए, तरीके से निकालिए। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जैसे ठीक लगेगा वैसे कर लेंगे। पहले बिना तरीके से मतलब तरीके से कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले से करेंगे। जैसे प्राइस की अगर बात करें तो 53% बढ़ा है, यानी 100 से कितना हुआ है 153। 100 से कितना हुआ है 153। ठीक है, अब इसने कहा है कि इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। चीनी की तुलना में होने वाला खर्च पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। खर्च की बात करें, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना था 100, कितना है 119, ये कह सकते हैं, चलेगा खर्चा।
अब अगर मैं आपसे कंजम्पशन पूछूं तो आप कहेंगे कंजम्पशन बराबर होती है एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो भाग लगा दिया 1, इसका भाग लगाऊंगा तो 17 निम्मा 153, 17 सत्ते 119, ये आ गई जी 7 से 9, कंजम्पशन 7 से 9 आ गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले परिवार की खपत 7 थी तो अब 2 बढ़ चुकी है, 9 हो चुकी है, और इस 7 की वैल्यू सवाल में 38.7 है। 7 पंजे 35, 38.7 है ना। चीनी में पहले मासिक खपत इतनी थी तो अब कितनी कमी हुई है, उल्टा कैसे है ये, मूल्य में वृद्धि हुई, ओ सॉरी उल्टा कर दिया हमने, कैसे उल्टा कर दिया, ये 119 बटे ई बटे ये है ना, तो 7 बटे 9 हो गए, 7 बटे 9, यानी रेशियो आ गया 9:7। गड़बड़ हो गई थी, आप समझ भी गए होंगे क्या गलती है, 9:7, यानी हम ये कह सकते हैं पहले 9 थी तो फिर 7 हो गई। 9 की वैल्यू सवाल में 38.7 है, 9 चौक 36, 9 तिया 27, तो कितने की कमी हुई है, 2 की, 2 की वैल्यू बतानी है, गुणा 4.3 बराबर 8.6, 8.6 यही उत्तर है। 8.6 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। देखिए इस सवाल को अगर हम तरीके से करना चाहते तो कैसे करते, ओह सॉरी फॉर्मूले से करना चाहते तो कैसे करते, कि खर्च 19% बढ़ा है तो 19 बराबर 53 प्लस बी, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ये बड़ा गंदा भी पड़ जाता है, देख रहे हो आप। अब 53 को 19 से घटाया कितना बचेगा, 13 घटाया, फिर 6 माइनस का 34 आ गया, बराबर 153 बी बटे 100, तो बी यहाँ से कितना आ गया भाई, 17 दूनी 34, 17 निम्मा 153, 200 बटे 9, 200 बटे 9 आ गया, ये आ गया, यानी 2 बटे 9 आ गया, 9 पे 2 कम हो रहा है तो 7 हो रहा है। इस 9 की वैल्यू दे रखी थी 38.7, 2 की वैल्यू पूछी थी। बात एक ही है, चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे तरीके से, जो आपको ठीक लगता है। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी बचत से इतना अधिक है यदि उसकी मासिक आय में 44%, ये कर लो, सीजीएल मेंस में आया है तो मैं चाहता हूँ एक मेंस का सवाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, कर लीजिए इसको। देखो एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है, 2/3, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा एक्सपेंडिचर, मैंने यहाँ लिखा मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से यानी सेविंग से, 2/3 अधिक है, यानी कि ये 3 है तो ये 5 है, और ये इनकम है, ठीक है। एक्सपेंडिचर सेविंग 5 3 और ये 8, ठीक है, 5 3 और 8 अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, 0 0 लगा लेते हैं, परसेंटेज का सवाल है आसान रहता है, इसमें 44% की वृद्धि होती है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 35, 352 की वृद्धि हो गई इनकम में। उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, 6 पंजे 300, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये 300 है और ये 352 है, इसका मतलब सेविंग भी 52 बढ़ी है। सवाल में लिख रहा है कि उसकी मासिक बचत 1040 बढ़ी है, यानी 52 की वैल्यू 1040 है, 1 की 20 हो गई, 1 की 20 हो गई, तो आरंभिक व्यय कितना है ये बताना है। आरंभिक व्यय कितना है, सिर्फ 500 की वैल्यू बतानी है हमें, कितनी होगी, 1 की 20 है तो 500 की कितनी होगी, 10,000, यही उत्तर है। एक सवाल कर लेते हैं जो मेरा बड़ा फेवरेट सा सवाल है, जो कि कई सारे एग्जाम्स में आया है, एक बार इस सवाल को पढ़ने की कोशिश करो, ऐसे लंबे लंबे सवाल कई बार पेपर में आ जाते हैं, और मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल आउटडेटेड हो चुके हैं, तो हम उनका एक एक सवाल ही करेंगे। जो सवाल बहुत सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, पहले वक्त और था कि पहले मेंस में भी 30 सवाल आने थे, तो अब बहुत सारी चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं, अगर हम पहले की और नई चीजों को मिला देंगे तो सिलेबस खत्म करने में ही 2 साल लगेंगे। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगेंगी आउटडेटेड है, मैं आपको दिखाऊंगा तो सही और बताऊंगा कि यहां से अब सवाल नहीं आएगा, फिर भी किसी को करना है तो हम RW में थमा देंगे सवाल, ठीक है भाई। अब सवाल यह है कि एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, ठीक है।
15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है। तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है? यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली उनको आधी फीस छूट के लिए एलिजिबल है। 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो मैंने यही मान लिया कि भाई 60% यानी कि 100 का 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। ठीक है, 60 और 40 ये गर्ल्स और ये बॉयज। ठीक है, छूट मिलने वाले 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को छूट मिलती है। तो लड़कों का 15% कितना होगा? 15% 9 और बाकी लड़कियों का कितना होगा? 7.5% 3। देखो 15%, 15 चौका 60, 6 होगा तो 6 का आधा 3 होगा। ये वो लोग हैं जिनको छूट मिलती है और छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है। तो देखिए 9 को छूट मिल रही है और 3 को छूट मिल रही है, यानी टोटल 12 को छूट मिल रही है। 12 की वैल्यू 90 है। ये बात मानते हो कि नहीं? 12 की वैल्यू 90 है। 12 की जो वैल्यू है वो 90 है। क्लियर है? अगर 12 की वैल्यू 90 है, समझना बात को, इन्होंने पूछा उन बच्चों की संख्या बताओ जिनको आधी छूट मिलती है। तो इन्होंने खुद कहा हुआ है कि देखिए 12 बच्चे जिनको छूट मिली है, इसका मतलब 88 अभी ऐसे हैं जिनको नहीं मिली, जिनको नहीं मिली। ये बात मानते हो नहीं? मैं ये कह सकता हूं अगर 12 बच्चों को छूट मिली है तो 88 ऐसे हैं जिनको नहीं मिली। अगर जिनको नहीं मिली तो इन्होंने बोला हुआ है उनको 50% फीस में छूट मिलती है आधे बच्चों को, यानी 44 को फिर भी हम 50% छूट देते हैं। लिखा हुआ है, ये दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली वो आधी फीस छूट के लिए योग्य है। ठीक है, 50% ऑफ दैट जिनको छूट नहीं मिली उनको आधी छूट मिलती है और उन्हीं की संख्या बतानी है। तो 12 की वैल्यू 90 है और 44 की बतानी है। तो मैंने 3 से भाग कर लिया, 4 की कितनी होगी? 30। 11 से गुणा कर लिया, 11 तिया 33, 330। यही इस सवाल का उत्तर है। महा नंगू और चंगू और पिंगू सवाल था, आसान सवाल था। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि बॉयज के बारे में ये कह सकता हूँ भाई बॉयज 1 है तो गर्ल्स कितनी है? 2, क्योंकि 1/3 लड़के हैं। इसका मतलब है 1/3 लड़के हैं, टीम में 1 लड़का है। लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। इसका मतलब 2/3 अधिक है, यानी 3 पे 2 अधिक है। लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 2/3 अधिक है। लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में, यानी कि ये 3 थे और 2 गए तो कितना हो गया? 3 5 आ गया भाई, 3 5 आ गया, 3 5, 1 2 और 3 5। अब देखिए ये एवरेज है, ये नंबर है। आपसे अगर मैं सम पूछूं तो आप बता सकते हैं कितना होगा इंडिविजुअली सम? तो आपको पता है सम होता है एवरेज गुणा नंबर, बेसिक सी बात है। तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 5 दूनी 10, सम आ रहा है 13। तो मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल एवरेज क्या होगा फिर? ओवरऑल एवरेज, तो आप कहेंगे जी ओवरऑल एवरेज 13 बटे टोटल 1 + 2 3 हो गया। टोटल 1 + 2 3 हो गया। ओवरऑल एवरेज क्या है? 13/3। 13/3 है ओवरऑल एवरेज। 13/3 की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी है? दे रखी है। पूरी कक्षा का औसत 78 दे रखा है। एक की कितनी आ गई? 13 6 78, 1 की 18। तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? यानी हमसे केवल 5 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 की 18 आई है तो 5 की कितनी होगी? ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे। ये एवरेज में भी आ सकता था सवाल। कई लड़के बी बता रहे हैं, बी कैसे होगा? बॉयज का होगा। लड़कियों का तो 90 होगा, बॉयज का होगा 54। आप 54 बता रहे हैं, बड़े क्रैक हैं आप। एक और सवाल मेंस में आया हुआ देखिए,
चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? देखिए दो तरीके हैं। अगर प्राइस, ध्यान से समझना, अगर प्राइस 25% कम हो रहा है यानी 4 से 3 हो रहा है, 4 पे 1 कम हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी? 3 से 4 होगी। क्वांटिटी एक ज़्यादा होगी। सवाल में कह रहा है कि जी एक ज़्यादा नहीं है, 30 केजी ज़्यादा है। एक की वैल्यू 30 केजी है तो तीन की कितनी आ गई? 90 केजी। मैं ये कह सकता हूँ इनिशियल क्वांटिटी 90 केजी आती थी, कितने में? 5400 में। तो भैया 1 केजी कितने का होगा? 9 छक्के 54, 60 रुपए का। यही आंसर। ये हमने सवाल क्वांटिटी निकाल के किया है, क्योंकि इसमें करंट प्राइस नहीं पूछा था। अगर करंट प्राइस पूछा होता तो बात अलग होती। करंट प्राइस पूछा होता तो बात अलग होती। अब इसी सवाल में अगर मैं इस सवाल को करंट प्राइस वाले तरीके से करूं, मेथड 2 बता रहा हूं, तब हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि यार 5400 का 25% निकालते हैं। 5400 का 25% निकालते हैं। तो आपने कहा 5400 का 25%, 25 चौका 100, 1350 आ जाए। अब इस 1350 में 30 केजी अधिक आ रहा है। जीरो से जीरो कट गई, 1 केजी की वैल्यू कितनी आ गई? 45 रुपये। लेकिन ये 45 करंट प्राइस है। फिर मैं बता रहा हूँ, करंट में मैंने यही तरीका बताया था, याद करो। ये करंट आया है। अच्छा, करंट से अगर हम इनिशियल निकालना चाहें तो कैसे? हमें पता है 25% का मतलब 1/4, यानी प्राइस 4 से 3 हुआ है और उस 3 की वैल्यू 45 है, तो 4 की कितनी होगी? 60। यही उत्तर है। 4 की कितनी होगी? 60। यही उत्तर है। देखिए, इनकम टैक्स की रेट में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई। तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इनकम टैक्स में हम इनकम टैक्स का 19%, इनकम टैक्स का हम 19% बढ़ाते हैं, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, तो नेट इनकम में 1% की कमी आ गई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि नेट इनकम का 1% है। आईटी का 19% बराबर नेट इनकम का 1% है। तो का से का और परसेंट से परसेंट काट के हम ये कह सकते हैं कि आईटी बटे नेट इनकम बराबर 1/19 है। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। आपने देखा कि यार इनकम टैक्स 1 है, नेट इनकम 19 है, तो इनकम कितनी होगी? तो आप कहेंगे इनकम होगी जी 19 + 1, 20 इनकम थी, जिसपे 1 टैक्स दे रहे थे, आईटी 1 था। अगर 20 पे 1 दे रहे हैं तो 100 पे कितना देंगे? 5। 5 100 पे, इसलिए परसेंट हो गया। 5% रेट ऑफ इनकम टैक्स। आयकर की दर ही पूछे थे। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कमीशन पे। बहुत सालों से कमीशन पे कोई सवाल नहीं आया है और आगे भी उम्मीद है कि अब कमीशन पे कभी सवाल नहीं आएगा, और इस बार का मेंस और क्लियर कर देगा कि वो किस तरीके के सवाल पूछेंगे पेपर में। उनको पहले वाला ही पैटर्न रखना है। देखो समझाता हूं ये सवाल कैसे होगा। एक एजेंट को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 38,300 रुपए देता है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, ये बताना है। 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। बोलो भाई, 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है और कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 38,300 रुपये थमा देता है। यही सवाल कह रहा है। अभी तो मैंने कुछ करा नहीं, अभी मैंने सिर्फ सवाल लिखा है। ठीक है भाई, सिर्फ सवाल लिखा है। मैंने कहा कि 10,000 रुपये हैं, उस पर 5% और फिर 4% होता है और कंपनी को 38,300 रुपये देता है। ठीक है, आपने कहा कि जी लफड़ा इसमें बहुत बड़ा है, यहाँ पे 4% दे रहे हो, यहाँ पे 5% दे रहे हो, इसको एक जैसा ही कर दो। अब हर आदमी चाहता है कि भाई हमें एक जैसा कमीशन मिले, हिसाब लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपने कहा कि मैं इस 4% को नहीं छेड़ सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इस दौरान सेल कितनी हुई है। तब तो मैं 4 को 5 कर पाऊंगा या 5 को 4 कर पाऊंगा, मुझे ये बात पता ही नहीं। फिर क्या करूं? तो मैंने कहा इसको आसानी से 4 बना सकते। हमने क्या किया,
वो तो बेचारा ये कह रहा था कि मेरा एक जैसा कमीशन कर दो, लेकिन जो शॉपकीपर था जिसने उस सेल्समैन को रखा हुआ था वो चालू था, उसने कहा ले तेरा यहाँ भी 4 कर दिया। तो अब जो इसके हिस्से का 1% है, 10,000 का 1% कितना हुआ? 100। जो अब इसका 1% बचा है वो किसको मिलेगा? तो वो अब कंपनी को ही मिलेगा। अब सवाल पता है कितना रह गया? अब सवाल रह गया कि इस आदमी को 4% कमीशन मिलता है और ये कंपनी को 38,400 रुपये दे, क्योंकि 100 रुपये और देगा कंपनी को। अपने कमीशन का, अपने 1% का इसने किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, क्योंकि ये तो 4 ही ले रहा है। अब भाई पहले ये 5% ले रहा था, अब ये कह रहा है मैं 4 लूंगा, तो जो इसका 1% है वो किसको जाएगा? कंपनी को जाएगा। अगर ये 4% ले रहा है और टोटल 100% सेल हो रही है, 100%, तो आप ये कह सकते हैं कि कंपनी को 96% जा रहा है। 96% की वैल्यू 38,400 है। 96% की वैल्यू 38,400 है। और अब अगर 96% की वैल्यू 38,400 है तो 1% की कितनी होगी? 400। 4 बार कटेगा भाई, 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो 100% की 40,000, यानी कि इसने कितने की सेल की? 40,000। बोलो भाई किसी को डाउट है तो एक सवाल और करेंगे कमीशन पे, उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है कि कमीशन पे सवाल आएगा या उससे ज्यादा कमीशन पे सीखने की जरूरत है। जिंदगी प्यार का गीत है। बाकी सवाल मैं कुछ सीट में दूंगा आपको डाल के, आपको लगेगा कि करनी है प्रैक्टिस तो करना, वरना जरूरत नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि अगर 1% के टॉपिक में ही आपने अपने आप को पूरा खपा दिया तो ना जीएस कर पाओगे, ना इंग्लिश कर पाओगे, ना रीजनिंग। उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है। अब बहुत बैलेंस बनाने का वक्त है, अब वो वक्त नहीं है। देखो 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता था। मैंने यहाँ पे 15,000 रुपए तक की बिक्री डिसाइड की और बोला कि 12% कमीशन मिलता है। 15,000 रुपए की बिक्री तक कितना मिलेगा? 12% कमीशन मिलेगा। इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज्यादा मिलता है, यानी 12 तो मिलता ही मिलता है, 1% ज्यादा मिलता है। उसकी कुल कमाई, अब की बार जो आदमी की कमाई दे रखी है वो 7650। पहले कंपनी की कमाई दे रखी थी कि वो कंपनी को कितना देगा, अब आदमी की कमाई है 7650। ठीक है, कितनी है? 7650। तो मैंने ये कहा कि भाई सेम रख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 1% ज्यादा दे रहे हो तो यहाँ पे भी आप 1% ज्यादा दे दो इस आदमी को। तो आपने कहा 15,000 का 1% अगर ज्यादा देंगे तो इसके पास 150 ज्यादा पहुंचेगा आदमी के पास। इसको 150 रुपये ज्यादा मिलेंगे, आदमी को मिलेंगे कि नहीं? तो अब सवाल इतना सा रह जाएगा कि इसको ओवरऑल 13% कमीशन मिलता है, और अगर आपने इसको ये 150 रुपये दे दिए तो कितने पहुंचेंगे इसकी जेब में? 7800 रुपये पहुंचेंगे। तो 100% सेल की वैल्यू बतानी है, 1% की 600 आ गई, 100% की कितनी होगी? 60। यही आंसर है। किसी को डाउट है तो बताओ। आप देख लो सवाल, 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन था, उसके बाद 12 प्लस 1% एक्स्ट्रा था। मैंने कहा हम इसको नहीं छेड़ सकते, अगर ये 13 है तो इसको 13 बनाएंगे, 11 होता तो इसको 11 बनाते। हमने कहा जी 12% तो पहले से 1% और दे दो, 15,000 का 1% 150 रुपये और दे दिया इसको, तो टोटल कमीशन हो गया 7800। 13% के हिसाब से 100% की वैल्यू 60,000 आ गई। से स्टार्टिंग करते हैं कि अंकिता का भार उसकी दीदी के भार से 20% कम है। दीदी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता के भाई का भार कितना है, ये बताना है। अंकिता का भार उसकी दीदी के भार से 20% कम है। दीदी या दादी? ये दादी होगी यार, दीदी क्या मतलब है यहाँ? दीदी और दादी ये बड़ा लफड़ा है, दादी है केवल, ये दादी है। अरे मुरी कैसी दादी है ये? अंकिता का भार, ठीक है, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता वेट इज 20% लेस देन दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर। ठीक है, द ग्रैंड मदर वेट्स 26 kg लेस देन ग्रैंड मदर्स हस्बैंड whose weight is 81 kg. If Ankita's brother is 8 kg heavier than Ankita, then what is the weight of Ankita's brother? ये बताना है आप।
ये बताना है भाई, तो कोई बता पाएगा? देखिए दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। तो दादी के पति, दादीज पति कितने के हैं? 81 केजी के। दादीज पति कितने के हैं? 81 केजी के हैं। अब दादी का भार उनसे 26 किलोग्राम कम है, तो दादी कितना है? 26 किलोग्राम कम है दादी का। तो मैंने क्या किया, -26 कर दिया। -26 का मतलब 11 में से 6 गए 5, 11 में से 6 गए 5, इसके बाद 7 बचा, 7 में से 2 गए 5, 55 केजी आ गया दादी का भार। दादी का 55 केजी आ गया, ठीक है। अब अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है। अगर इसका 20% निकालूंगा मैं, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब कितना है? 11 केजी। 11 केजी, तो अंकिता का वजन कितना आ गया? आप कहेंगे जी अंकिता का वजन आ गया 11 कम यानी 44 केजी। अब जो अंकिता का भाई है वो 8 किलोग्राम भारी है अंकिता से, तो फिर इसका ब्रदर कितना होगा? ब्रदर 8 केजी भारी है प्लस 8 केजी, तो 44 और 8 कितना होगा? 52 केजी। ये उत्तर है 52 केजी। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गई। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गई, और दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और पास होने से 35 अंक ज्यादा लाई। तो पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, ये बताना है। बताओ भाई। गुरुजी व्हाट्सएप भी खोलो, मैंने कुछ भेजा है, देखकर तारीफ कर दो। ओके शुभम पंडित। देखिए आपने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से आप फेल हो गए। इसका मतलब क्या है कि 30% अंक, मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स पी हैं, उस पी से 25 कम है। मैंने पी को 25 मार्क्स और पासिंग मार्क्स मान लिया। पी जो है वो मेरा पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पी क्या है? पासिंग मार्क्स है। तो मैंने यही कहा कि 30% है तो पी -25 है। पी -25, ठीक है। अब दूसरे छात्रा ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 35 अंक ज्यादा लेकर आया। 42% अंक प्राप्त किए और 35 अंक ज्यादा लेकर आया, यानी P +35। मानते हैं कि नहीं? 30% P -25, 42% P +35, ठीक है। मैंने कहा अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो 42 में से 30 गए 12%, 12% की वैल्यू 35 में से 25 गए 60, 12% की वैल्यू 60 है। और अगर 12% की वैल्यू 60 है तो 1% की कितनी है? 5। हमें निकालना क्या है भाई सवाल में? हमें निकालना है जी पास होने के लिए अंक। यानी मैं ये कह सकता हूँ इस 30% की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे जी 150 हो जाएगी, क्योंकि 1% 5 के बराबर है, तो 30% 150 के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्त पी कितना आ जाएगा? 25 उधर जाके जुड़ेगा 175। यही पासिंग मार्क्स है, यही आंसर है। यही पासिंग मार्क्स है, यही आंसर है। किसी को डाउट है तो बता दो। सर हमने बहुत सारी वोकैब रट ली हैं, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो भाई, अब बैठे रहो, बस शांति से बैठे रहो। दीपक चौधरी तक हमारे साथ हैं, बताइए। दीपक चौधरी। दीपक का मतलब आप सबको पता है, जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। शुभम पंडित। अरे झूठ बोल रहे हो, अभी कोई लड़की हंस के बात कर देगी तुरंत उसे जीवन में लाने की कोशिश करते रहोगे। शुभम मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ये सब कहने की बात है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छे से। मुझसे मत करो फालतू बात। देखो 30% का मतलब क्या है? P -25। 42% का मतलब P +35।
42 में से 30 घटे तो 12%, 12% की वैल्यू 35 में से 25 गए 60, 1% की वैल्यू कितनी है 5, 30% की कितनी होगी 150। मैंने कहा ये 150 वो नंबर है जो P-25 के बराबर थे, तो P 175 के बराबर आ गया, सबका सही है। प्रिंस दुबे भी हमारे साथ है। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ये CHSL में ऐसे सवाल आए हैं, दिखाने के लिए मैंने लिखा है, थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए उत्तर। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई, यानी मैं ये कह सकता हूं कि P-50, P-50, 30% अंक प्राप्त किए, P-50 के बराबर है। जबकि 45% अंक प्राप्त किए, 45% अंक प्राप्त किए तो संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से 25 अंक ज्यादा मिले, यानी P+25 हो गया, P+25। ठीक है, अब 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिलेंगे ये बताना है। तो पहले मैं ये कह रहा हूं इसमें से घटा दूं तो 15% किसके बराबर आ गया दोस्त, 15% किसके बराबर आ गया 75 के, 1% 5 के बराबर आ गया, 5 के। अब इन्होंने कहा है 64% वाले विमल को बताना है कितने अंक मिलेंगे। तो अगर 1% 5 के बराबर है तो 64% 320 के बराबर होगा। क्या किसी को डाउट है इस सवाल में? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी भी भाई को डाउट है इस सवाल में जिससे नहीं हुआ ये सवाल? चलो भाई देखो, एक परीक्षा में कुल लड़कों में से 35% हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है, और 20% दोनों में असफल रहे। दोनों विषयों में उत्तीर्ण लड़कों का ज्ञात कीजिए, लड़कों का ज्ञात कीजिए, क्या दोनों विषयों में उत्तीर्ण लड़कों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सही नहीं लगता, लड़कों का ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए बताओ तो सही, क्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो भाई, अब 35% लड़के ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो मैं बस एक यही बात बता रहा था आपको कि अगर मैं ये निकाल लूं कि टोटल एटलीस्ट फेल कितने लोग हैं, एटलीस्ट फेल फेल वाले पता लग जाए, एटलीस्ट फेल, चाहे वो एक विषय में हो चाहे दोनों में, लेकिन वो फेल है। तो आपने कहा NA 35%, NB दूसरे में 45%, दोनों में 20%, तो लोग कितने आ गए 35, 80 में से 60% लोग ऐसे आ गए जो एटलीस्ट फेल है। अब इन 60% में कोई दोनों विषयों में फेल है, कोई एक विषय में फेल है, या मतलब जैसे भी है वो फेल है कुल मिला। ठीक है भाई, तो जब इतने लोग ऐसे हैं जो फेल हैं 60%, या तो एक में या दोनों में, इसके अलावा जितने भी लोग बच गए यानी 40%, वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पास हैं दोनों विषय। क्योंकि अगर वो एक विषय में पास होते तो एक में फेल होते तो वो यहाँ आ जाते, यहाँ नहीं आए, सिंपल है, फॉर्मूले से ही हो गया। अभी आपको आ जाएगा, देखिए मैं 8-10 सवाल करूंगा, आपको रट जाएगा। मैं समझता हूँ कि टाइप थोड़ा भारी है, नहीं समझ में आता है उतना अच्छे से लड़कों को, अभी आ जाएगा आज। देखो भाई, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 80% गणित में पास हुए, यदि 10% दोनों में असफल रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 10% दोनों में असफल हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 90% वो लोग हैं जो एटलीस्ट पास हैं। बोलो, 10% तो दोनों में फेल हैं, एटलीस्ट पास वाले लोग 90% है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर 90% एटलीस्ट बराबर होता है किसी एक में पास प्लस दूसरे में पास माइनस NA इंटरसेक्शन भी दोनों में पास, ये कह सकते हैं कि नहीं? NA इंटरसेक्शन भी दोनों में पास कह सकते हैं कि नहीं? तो NA इंटरसेक्शन भी बराबर 80 और 70 150, 60 लोग आ गए, 60% लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास। ये कौन लोग हैं जो दोनों में पास है, दोनों में पास है? बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी यार ये बात तो बिल्कुल सही है, ये वो लोग हैं जो दोनों में पास है। ठीक है, दोनों में पास हैं ये लोग। अगर ये लोग दोनों में पास हैं, ध्यान से समझना कि अगर ये लोग दोनों में पास हैं 60%, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 60% की वैल्यू ही 144 है। तो 6 से भाग करूं तो 10% की कितनी होगी 24, और हमें 100% की निकालनी है तो 240। 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे
मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एक व्यक्ति 30% डोनेट करता है अपनी वेल्थ का, और 30% और 25% ऑफ द रिमेनिंग वो अपनी वाइफ और सन को दे देता है, शेष राशि का 30 और 25%। बाकी धनराशि, अब शेष का नहीं देता है 30%, ऐसा नहीं बोला कि पहले पत्नी को दे दिया फिर शेष का 25%, नहीं, टोटल जो रिमेनिंग था उसी का 30 और 25 पत्नी और बेटे को दिया है। बाकी धनराशि वे अपनी 3 बेटियों के बीच बांटता है, उसकी समान रूप से बांटता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी लाखों में? भाई ये तो अरबपति है, ये तो अरबपति है। मुझे खुशी मिलती है आपका वीडियो दिखाने में सबको, मैं आपका एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। थैंक यू जीना जी। जीना बहुत बहुत धन्यवाद जीना, तुम उड़ीसा से हो जीना। देखो भाई, इस सवाल में भी हम आराम आराम से चल सकते हैं। हम सीधे कह सकते हैं कि भाई 100% एक आदमी अगर कमाता है, उसने क्या किया कि 30% तो अलग रखा, 30% उसने एक संस्थान को दान दे दिया, अब बचा शेष राशि 70%। इसने बोला है कि उस 70 का 30% पत्नी को प्लस 25% बेटे को, 70 का, समझना बात को ध्यान से, 70 का। फिर मैंने कहा कि अगर 70 का 30 और 25 आपने ले लिया, समझना बात को, 70 का आपने कितना ले लिया 30% और 25%, यानी 70 का कितना ले लिया 55, 70 का 45% बच गया, 70 का 45% का लिख लेना है। उस 45 में इसने सबको 15-15% तीनों बेटियों को दिया है, दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि 70 का 45% होगा कितना, कोई बता सकता है? 70 का 45% होगा कितना? आप ये 15-15 नहीं भी लिखो, पहले इतना लिख लो कि 70 का 45% कितना होगा। तो आप कहेंगे जी 45 गुणा 0.7, ये सही है, 45 गुणा 0.7, तो एक लड़की को कितना मिलेगा 15 गुणा 0.7, और इसकी वैल्यू सवाल में 42 लाख रुपए, और हमसे 100 की पूछ रहा है, इसकी आय पूछ रहा है। तो भाई 7 छिंग 42 और पॉइंट हटा के 0 अलग से आ गई, एक की वैल्यू 4 आ गई, 100 की पूछ रहा है 400, कितने लाख होंगे 400 लाख। 2 पैसे का सवाल था। कितने पैसे का सवाल था? 2 पैसे का। बस सर और 5 वीडियो देखनी है, फिर मैं भी लाइव क्लास देखूंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 100% टोटल आया है, 30 इसका ये, 70 ये, तो यहाँ ये कितना हो गया 55%। मैंने निकाला भी नहीं, लोग निकालेंगे 55 बेवकूफ, नहीं, मैंने कहा कि 55 ये है तो 45 ये हो गया 70 का। 70 का 45 निकाला तो 45 गुणा 0.7 आ गया, 3 पार्ट किए तो 15 गुणा 0.7 एक लड़की को मिलेगा, उसकी वैल्यू 42 लाख है, तो 100 की कितनी आ गई 400। यही इस सवाल का उत्तर है। सवाल आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूँ, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और मैंने एक बात आपको बताई थी कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई में अगर कोई भी सवाल ऐसा पूछा जाए जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, और आपको जो उत्तर पूछा जाए और आपको लगे कि ये सवाल मुझसे नहीं होगा, मुझे एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी, तो आप 100x मान सकते हैं। एक सवाल आपके सामने है, अगर आपसे नॉर्मली हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो 100x मान के एक बार करके बताइए, फटाफट से उत्तर बताइए क्या होगा। लेकिन आप बताइए नहीं इंग्लिश का कौन सा बुक पढूं, वोकैबुलरी। यार इंग्लिश वाले टीचर से पूछेंगे तो बेहतर है। बाकी जब भी मैं यूट्यूब पे कोई क्लास लेता हूं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, बताता हूं हर चीज, आप मेरी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ये सवाल आपसे नहीं होता और आपको लगता है कि यार मेरे को इस सवाल में एक्स मानना ही है, तो आप क्या कर सकते थे कि आप ये मान लेते कि यार 1995 में मान लेते हैं कि 100x इसका इन्वेस्टमेंट था। 1995 में मैंने ये मान लिया कि 100x इसका इन्वेस्टमेंट था। 1996 में उसके निवेश 5,000 रुपए कम थे। अगर मैं 1996 की बात करूं तो उसके निवेश कितने 5,000 रुपए कम थे, 100x माइनस 5,000, ठीक है, मान सकते हैं कि नहीं, 100x माइनस 5,000, ठीक है। पर उसकी आय 1995 की आय के बराबर ही थी, आय बराबर थी। इस वक्त आय कितनी थी तो आप कहेंगे जी 20% लाभ था। और जो आय है ना, वो जो आय है आप देखो तो यहां पे इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दिखाई है इन्होंने, यानी जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट है।
तब आप ये कह सकते थे दौंदियाल साहब कि ये 120x हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। बराबर अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने कहा 1996 में 26% लाभ हुआ, 26%। तो यहां पे इनकम कितनी होगी, 100x माइनस 5000 प्लस इसका 26%, 26x माइनस 1300। ये कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? तो अब आप यहां पे देखेंगे कि 26x और 100x और 120x यानी इधर 6x बराबर आ गया 6300। तो x कितना आ जाएगा, 1050। हमसे सवाल में 100x पूछा है तो हम 2 जीरो लगा देंगे 1050 पे, तो 1,05,000 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है, आंसर है। कोई भी डाउट है तो बताओ, एनी डाउट है तो मुझे बताओ कि जी मुझे ये डाउट है, बोलो भाई। मैं इस सवाल को बिना एक्स के बताना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो बताइए। देख लिया जमाने की यारी, सब बदल गए बारी बारी। वाह शुभम वाह, क्या पंडित है ये लड़का, कमाल की बातें करता है। एक थप्पड़ में इसकी शायरियां दूसरी जगह से बाहर आ जाएंगी, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं। देख पा रहे हैं सब लोग देख पा रहे हैं। अब एक बार इजाजत दीजिए तो इस सवाल को बड़े प्यार से, मैं बड़े प्यार से नॉर्मल तरीके से करके बताना चाहता हूं, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर 1995 में जो इन्वेस्टमेंट थी वहां प्रॉफिट 20% था और यहां प्रॉफिट 26%, तो आप ये कह सकते हो कि कायदे में इनकम 6% ज्यादा होनी चाहिए थी लास्ट वाले में। मानते हुए नहीं? पहले मुझे बताओ, जब वहां पे 20% है और वहां 26% है तो कायदे में 6% इनकम ज्यादा होनी चाहिए थी। ये हम और आप दोनों मानते हैं, 6% इनकम ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां 5,000 रुपए निवेश कम हो गया, 5,000 रुपए निवेश कम हो गया। जब 5,000 निवेश कम हुआ, जब 5,000 निवेश कम हुआ तो उस निवेश पे 26% यानी 1,300 रुपए मुझे यहां कम मिल गए। बोलो भाई, 5,000 मैंने कम निवेश किया तो 26% मुझे वहां कम मिला। उसका 5,000 का 26% 1,300, यानी मैं ये कह सकता हूं 6% की वैल्यू ये है, तो यहां से 1% की कितनी आ जाएगी और 100% की। अगर किसी बच्चे में दिमाग है तो वो इन 2 लाइनों में सवाल को कर सकता है, सिर्फ 2 लाइनों में। मैंने दोनों तरीके बता दिए। इसको आप चाहो तो बेसिक बोल सकते हो, बट ये भी बेसिक से थोड़ा ऊपर ही है। सर 1,300 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। अरे भाई, जब आपने 5,000 रुपए कम निवेश किया तो 26% उस निवेश का प्रॉफिट भी तो 1,300 रुपए कम मिलेगा। यानी 5,000 निवेश कम हुआ, 1,300 उसका प्रॉफिट कम, यानी 6,300 कम हो गया, जिसकी वजह से ये 6% बैलेंस हो गया। नहीं तो नहीं होता। बोलो सर, कमेंट हटाओ। देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। आय हाय, लो जी, अब ये भी मंगवा दिया मैंने आपका सवाल चेंज करने वाला भी, अभी के अभी तुरंत कर देता भाई काम। लो, अब सवाल भी चेंज होंगे। करते हैं इस सवाल को, मजा आता है लेकिन यार आपके साथ करके सवाल दिल सा खुश हो जाता है यार, दिल सा। किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है और उस परीक्षा में पास लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि 75% लड़कियां पास हुई तो ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। यह भी ज्ञात करें कि कुल कितने % विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हुए। दोनों बातें पूछ रहा है, लेकिन इंग्लिश में अगर देखें तो एक ही बात पूछ रहा है, फाइंड हाउ मच % ऑफ द बॉयज स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जाम। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें, हिंदी में थोड़ा सा अलग है। अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से आपसे पूछूं तो एक ही बात पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच % ऑफ द बॉयज स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जाम। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या होगा? देखो भाई, एक एग्जाम में बॉयज स्टूडेंट और गर्ल्स स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो 16:9 में है। ठीक है, तो देखो बड़े प्यार से देख लेते हैं एक बार कि 16 और 9 में है, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि 1600 और 900 मान लें? परसेंटेज है, मैं इसलिए एलिगेशन वगैरह कुछ नहीं बता रहा क्योंकि मैं अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। बॉयज और गर्ल्स और टोटल कितने विद्यार्थी? 2500 टोटल है। ठीक है भाई, इन्होंने कहा है कि उस परीक्षा में पास लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात इतने, यदि 75% लड़कियां पास हुई हैं। देखिए लड़कियां पास कितनी हुई हैं? 75%। 75 गुणा 9
ये लड़कियां पास हैं, पास और गर्ल्स मतलब जी, ठीक है। इन्होंने खुद कहा है कि परीक्षा में पास लड़के लड़कियों का अनुपात 4:3 का अनुपात है। यानी मैं अगर बॉयज पास निकालूं यहां से, बॉयज पास, तो आप कहेंगे जी 4 और 3 का अनुपात है। अगर 3 की वैल्यू ये है तो 1 की कितनी आ जाएगी यहां से, 3 गुणा 75। 4 की कितनी आ जाएगी, 12 गुणा 75, 900 लोग, 900 बॉयज हैं। बोलो, इसका मतलब 900 बॉयज पास हुए हैं। तो फिर फेल कितने हुए बॉयज, फेल बॉयज, आप कहेंगे जी फेल बॉयज हैं 1600 माइनस 900, 700 बॉयज फेल हुए, 700 बॉयज फेल हुए, सिंपल सी बात है। और अगर 700 बॉयज फेल हुए तो इन्होंने यही पूछा है कि फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ द बॉयज स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम। लड़कों का कितना प्रतिशत फेल हुआ है, तो परसेंटेज निकालें तो 7/16 गुणा 100। 1/16 कितना होता है, 1/16 6.25, तो 7 गुणा 6.25, 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43.75% लड़के फेल हुए। ये आंसर होना चाहिए। क्या किसी बच्चे का ये आ रहा था, किसी भी बच्चे का ये आ रहा था 43.75? लोग तो 63 तुक्का मार रहे हैं मेरे हिसाब से। हम गलत हैं, आप गलत हैं, बताओ। एकता सिंह, अक्सोए हल्दर, हिंदी में अलग है, हिंदी का छोड़ दीजिए। अभी हिंदी में कह रहा है कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। अगर मैं पास की भी बात करूंगा, अगर मैं लड़के पास की भी बात करूं तो 56.25% आएगा। हिंदी के हिसाब से 56.25% है, यानी फिर भी मैं सी को अप्रोक्सीमेट कह सकता हूं, सी को हिंदी के हिसाब से। फिर इन्होंने कहा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हुए। तो कितने परसेंट की अगर बात आ जाएगी तो यहाँ पे 75 गुणा 9 और यहाँ 75 गुणा 12, यानी टोटल 75 गुणा 21 विद्यार्थी पास हुए और बटे 2500 टोटल है। तो 25 तिया 75, 21 तिया 63, तो ओवरऑल अगर बात करें तो 63% आ जाएंगे। ओवरऑल पास की बात हो रही है, ओवरऑल पास। तो कई लड़कों का 63 भी था, तो मैं कह सकता हूं सही होगा। सारी चीजें देखिए मैंने बता दी, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, बस एक यही चीज थी कि आप इस 4:3 वाले डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको पता था कि लड़कियों का 75% पास हुआ है और अनुपात है 4:3, तो 3 की वैल्यू 75 है, तो 4 की कितनी होगी ये बताना था हमें। बोलो भाई, कल मेरा इतना ही आ रहा था, अब सबको क्लियर है, अपनी गलती समझ आ गई। हिंदी के हिसाब से पहले का उत्तर ये, ओवरऑल का उत्तर 63 और इंग्लिश के हिसाब से उत्तर 43.75। एक ही सवाल में ये तीनों में से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, तो हमने एक ही सवाल में तीनों चीजें लिख के दे दी, एक चीज इंग्लिश में लिख दी, 2 हिंदी में लिख दी, कि इतना कुछ इस सवाल में पूछा जा सकता है। बोलो, कोई भी डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। आप ये सवाल देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी ठीक लगेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए। यदि कुल वोट 5500 है तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। सिंपल सी बात कर रहा है। 1 गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। देखिए दोस्त, 100% टोटल वोट्स थे, या इन्होंने तो कुल वोट दे ही रखे हैं, हमें मानने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि 5500 कुल वोट्स हैं, तो उस 5500 का 80% ही वैलिड हुआ है। हम ये कह सकते हैं, जैसे 20% इनवैलिड है, तो मैं ये कह सकता हूं 80%, यानी कि 4/5 वैलिड वोट है। बोलो, कह सकता हूं। अगर मुझे वैलिड वोट निकालने हैं तो इस 5500 का 4/5 कर दूंगा मैं, यानी 4400 वैलिड वोट है, कह सकता हूं। अब आपसे कह रहा है कि यदि पहले उम्मीदवार को वैलिड का 55% मिला है, एक आदमी को वैलिड का 55% मिला है, तो दूसरे को 45% मिलेगा, और 45% ऑफ 4400 कितना होगा भाई, 44 गुणा 45। 45, अब मैं गुणा कैसे जल्दी करता हूं, 2 इधर ले लेता हूं, 90 इधर, 22 बचा, 22 निम्मा 198, तो 198 पे 2 जीरो, चलो उत्तर आ गया 1980।
क्या तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? आकाश दौंदियाल साहब, क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? दौंदियाल, जो आज खाना भी नहीं खा पा रहा है किसी महिला के याद में। दौंदियाल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप भूख लगेगी, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा और काम हो जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। पहले वैलिड वोट्स निकाल लिए, वैलिड का 55% एक आदमी को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। बात खत्म हो गई। ठीक है, करते यार, बच्चों जैसी बातें करते हो बिल्कुल। चलो मैं ये सवाल बताता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत प्यारे तरीके से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला और 75% वोट मान्य है। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% मिला। देखो, तो मैं पता है क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यहां पे भी देखिए 2 नंबर है, एक 10,000 और एक 2250। फंस गया मामला? नहीं तो नहीं फंसता, मामला फंस गया। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं ये चाहता हूं कि इन 10,000 वोटों को भी, ये जो 10,000 वोट है ना, इनको भी कास्ट करा दो, कास्ट करा दो। क्या पॉसिबल है? तो आप कहेंगे हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन 10,000 वोट अगर कास्ट भी होंगे तो उसका 75% यानी केवल 7,500 वोट ही वैलिड होगा। फिर आपने बोला कि जी हारने वाले को 18% मिला है टोटल का, तो इसका मतलब हारने वाले का फिक्स है, हारने वाले का क्या है? फिक्स्ड है। अगर हारने वाले का फिक्स्ड है तो फिर हम जीतने वाले को ही दे सकते हैं। तो मैंने ये क्या किया, जीतने वाले को दे दिया, थॉरी भी लिख दे रहा हूं, जीतने वाले को दे दो। यही बात हुई हमारी कि जिसको फिक्स है उसको तो छेड़ नहीं सकते। तो मैंने माना कि 100% टोटल वोट्स हैं, 100%। आपने कहा कि उसमें 75% वोट ही वैलिड है, 75% वोट वैलिड है, क्योंकि मैंने वोट तो सारे कास्ट करा दिए। अब इन्होंने कहा एक आदमी को इसमें 18% वोट मिले टोटल का, ये इसका 18% मिले, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो फिर इसके हिस्से में 57% वोट आएंगे, तो ये कितने से जीतेगा? 39% से। आपको पता है कि ये पहले 2250 वोटों से जीत रहा था, आपने इसके दामन में 7500 वोट और फेंक के मार दिए, क्योंकि आपने 10,000 वोटों को और कास्ट करा दिया और उसमें से 7500 वैलिड हो गए। ठीक है, तो 39% की वैल्यू आ गई 9750। यहां से 1% कितना आ जाएगा? 39 दूनी 78, 5 250, 100% निकालना है 25,000। इससे शॉर्ट कोई कर दे तो मैं नाम बदल दूंगा। इन सब सवालों के बेस्ट तरीके में ही लेके आया कि जो 18% अगर हारने वाले का फिक्स है तो बचा हुआ सारा जीतने वाले को दे दो, बचा हुआ सारा जीतने वाले को दे दो, लफड़ाई खत्म। आप अगर चाहो तो इस सवाल को 100x मान के कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सवाल 100x मान के करने। चलिए हम और सवाल देखते हैं। आप 100x मान के एक बार इसको घर से जरूर करिएगा। किसी बच्चे का डाउट है? सर क्या दिन दुनिया बन गया? सर ये समझ नहीं आ रहा है कि कब जोड़ना है और कब घटाना है। यार कॉमन सेंस से ना, कॉमन सेंस से एक बात बताओ, पिछले वाले सवाल में एक को x मिला था और एक को x - 308। पिछले वाले सवाल में ये फिक्स था जीतने वाला, तो हमने इसको 60 वोट और दिया था, तो इनके हार का गैप कम हो गया था। इस बार हार वाला फिक्स है, ये x है और फिक्स है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जीतने वाला पहले 2250 से जीत रहा है, फिर आप इसको 7500 वोट और दे रहे हो, तो अब ये जुड़ेगा नहीं। आप रटते क्यों हर चीज को यार, कॉमन सेंस लगाओ ना। पहले ये x है या x प्लस 2250 है पहले ये, और ये x है, अब आप इसको 7500 और दे रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि जुड़ेगा? कब जुड़ेगा कब घटेगा नहीं समझ में आ रहा है यार। थोड़ा बहुत तो सेंस रखो। सर कास्टिंग क्या है? कास्टिंग मतलब कितने वोट डाले गए। कुछ लोग वोट डालते नहीं है ना। चंद्रमोहन, मेरे हिसाब से प्री का पेपर हमारे बच्चे को 15 मिनट में और मेंस का पेपर 25 मिनट में कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मैक्सिमम 30 मिनट। 30 तो पेपर में मिली है, बट 25 में कर लेना चाहिए हमारे बच्चे को। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवार को कितने? देखिए 6000 टोटल संख्या थी,
और उसमें 25% इनवैलिड थे, यानी कि 75% वैलिड थे, तो माइनस 25% करूंगा तो 75% ऑफ 6000 बचेगा। 75 दूनी 150 दिया, 4500 वोट आ गए। अब 4500 में इन्होंने कहा है कुल वैलिड का 65% एक आदमी को मिला है, कुल वैलिड का 65% एक आदमी को मिला है, और जो हमसे पूछ रहा है वो बचा हुआ है 35% किसको मिला है, 35% निकालना है। 35 पंजे 175 का 5 हासिल 70, 35 100 140 और 70 157, 1575, ये उत्तर है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर।